हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। तो बात कर लेते हैं इंडिया चाइना के एलएसी पर होने वाले विवाद के बारे में। एलएसी पर इंडिया चाइना के बीच जो ये विवाद चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा एलएसी पर विवाद चलता रहता है। पर ये विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? ये विवाद इतना बड़ा होने के पीछे मेन रीजन है 45 साल बाद एलएसी पर किसी की भी हत्या की गई, खून बहाया गया। 15 जून की उस खूनी रात को भारत के 20 सैनिकों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, जबकि 6 जून को यह डिसाइड हुआ था कि चाइना अपनी चौकियां जो उस डिस्प्यूटेड एरिया में बनाई गई है, जिसके ऊपर झड़प चल रही है, वहां से अपनी चौकियां हटा लेगा। पर चाइना ने ये चौकियां नहीं हटाई और 15 जून की रात को जब कर्नल अपने साथ 3 सैनिकों को लेकर वहां पर गए और उन्होंने वो चौकियां खुद से हटाई, तो चाइनीज सैनिकों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और जो रिजर्व्ड फोर्स थी उसने भी सडनली उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे 3 सैनिक और कर्नल उसी समय मारे गए, जिनकी रिपोर्ट तो हमें तभी मिल गई थी। पर बाकी कुछ सैनिक जो बहुत ज्यादा जख्मी थे, उनकी जान भी नहीं बच पाई, वो भी मारे गए। तो इस चीज के बाद चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग बहुत तेज हो गई है। चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहते हैं सभी लोग। घरों में चाइनीज टीवी, चाइनीज फोन तोड़ रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो शी जिनपिंग है उसके एफिजीज को जला रहे हैं जगह जगह। तो क्या इतना काफी है? दोस्तों, जब आपने वो चाइनीज टीवी खरीदा था ना, आपने चाइना को तभी उसकी पेमेंट कर दी थी। चाइना को इनकम ऑलरेडी हो गई है, अभी आप चाहे तोड़े फोड़े कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप इन फ्यूचर चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जो प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, अगर आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप अपना नुकसान करें, चाइना का इसमें कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी मेन बात कि जब भी आप किसी पावरफुल कंट्री या पावरफुल राइवल कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि आप उसको हराने के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको उसकी वीकनेस के बारे में जान लेना, उसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज चाइना अपना रहा है कि हम उसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही चाइना कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च करता है ना इंडिया में, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर लाखों यूनिट्स बिक जाती है। समटाइम्स तो ऐसा कि आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लग जाता है फोन्स, देखा होगा आपने। और चाइना ओप्पो, वीवो, वन प्लस, एमआई इन्हीं में कंपटीशन दिखा के अपने ही मार्केट के बीच, अपने ही फोन्स के बीच कंपटीशन दिखाता है और आपसे कंप्लीटली जो कंप्लीट डिमांड हम फोन्स की क्रिएट कर रहे हैं ना, वो चाइनीज फोन की ही क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सारा पैसा जो हम फोन्स के लिए खर्च करते हैं वो सारा चाइना जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करें और किस तरह से हम कर सकते हैं। फुल्ली बायकॉट हम नहीं कर सकते। फुल्ली बायकॉट करना इसलिए टफ है क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो कहीं ना कहीं जो कंपोनेंट्स उनके अंदर यूज होते हैं, इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स पर ही बैलेंस्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट ना मिले तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगी। तो मेनली ऐसी चीजें जिन्हें हम छोड़ सकते हैं उन्हें पहले हम छोड़ने की कोशिश करें और जिन चीजों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने इंडिया में उन्हें प्रोड्यूस करें और धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट अपने आप होता चला जाएगा, छूटते चले जाएंगे वो। तो क्या हम ये डिमांड क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए? और दूसरा, हम ये ठान लें कि जो भी प्रोडक्ट्स लेंगे वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेंगे। सबसे बड़ी बात कि जिनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है, क्या वो प्रोडक्ट्स रियल में इंडिया में बने होते हैं? एक CFL की बात ले लीजिए, जो घरों में CFL यूज होती है। दोस्तों, वो CFL जो हम यूज करते हैं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जरूर होता है, पर जो उसके अंदर कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो चाइना से खरीदे हुए होते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स मेड इन चाइना होते हैं। तो हम हर एक चीज खुद से बनाना शुरू कर दे, एकदम से बायकॉट कर दे, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आत्मनिर्भरता की बात, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। तो कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी चाइना यूज कर रहा है, सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की कि चाइना ऐसा क्या करती है कि हर कंट्री में, जब से 2001 में उसने WTO ज्वाइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसके बाद से हर एक कंट्री में चाइनीज प्रोडक्ट्स छाए हुए हैं। सोचा तो ये गया था कि चाइना अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा लिबरल बनाएगा, अपनी मार्केट को थोड़ा लिबरल बनाएगा, दूसरों को भी उसमें एंट्री मिलेगी। बट देखा जाए तो चाइनीज मार्केट में अदर मार्केट्स के, अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स देखने को बहुत कम मिलते हैं, जबकि चाइनीज प्रोडक्ट से भरी हुई मिलती हैं अदर कंट्रीज की मार्केट्स। तो ऐसा क्या करता है? सबसे पहली बात
तो चाइना ऐसी कंपनीज को, जो कंपनीज एक्सपोर्ट करने के मोटिव से प्रोडक्शन कर रही है, बहुत बल्क में प्रोडक्शन कर रही है, एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है, उन कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जब उन कंपनीज को सब्सिडी मिल जाती है और दूसरा उन्हें कहता है कि वो अदर कंट्रीज में अपने प्राइस को डंप करें, डंपिंग। तो दोस्तों ये डंपिंग होती क्या है? सपोज करो हमारी कंट्री में किसी प्रोडक्ट को हम 100 रुपीज में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को हम आउटसाइड इंडिया जाकर किसी अदर कंट्री में जाके 100 से कम प्राइस में सेल करते हैं। वो होता है डंपिंग, कि हम अपनी कंट्री में जिस प्राइस में सेल कर रहे हैं उससे भी प्राइस को गिराकर अदर कंट्रीज में सेल करें, ताकि वहां की जो मार्केट है, वहां का जो कंपटीशन है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सके, उसमें हम जीत सके। वो कंपीट करने के लिए अदर कंट्रीज से ऐसा करता है। तो चाइना क्या करता है, जितने प्राइस पर उसकी कंट्री में वो प्रोडक्ट बनता है उससे भी कम में आकर, जिसमें वो अपनी कंट्री में सेल कर रहा है उससे भी कम में आकर वो अदर कंट्रीज में सेल करता है। वो हमारी मार्केट को ऑब्जर्व करता है कि हम किस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, चाइना उससे भी कम में लाकर हमारी कंट्री में सेल कर देता है। और जब वो सस्ते प्रोडक्ट हमारी कंट्री में सेल करता है तो सस्ते प्रोडक्ट्स की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि चाइनीज प्रोडक्ट्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। आप घर में आज लेकर आ रहे हो, आज शाम तक भी चले ना चले, कल तक भी चले ना चले, कोई गारंटी चाइनीज प्रोडक्ट्स की नहीं होती, पर फिर भी सस्ते होने की वजह से हम उन्हें खरीद लेते हैं। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज से क्या होगा, वो प्राइस कम करके हमारी कंट्री में सेल करेंगे, पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज की वजह से वो प्राइस फिर से हाई हो जाएगा और हम जो है कंपीट कर पाएंगे उन कंपनीज के साथ जो चाइनीज कंपनीज है। नेक्स्ट चाइना क्या करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे, कि अगर कोई भी कंट्री चाइना के साथ बिजनेस करना चाहती है तो उसे अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स उस कंट्री के साथ शेयर करनी होती है। चाइना के साथ अगर आपको सारी डिटेल्स शेयर करनी होगी और जैसे ही आप सारी डिटेल्स शेयर करेंगे, चाइना उसका एक क्लोन बनाकर रेडी कर देगा और आपके कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। और जब तक ये डिटेल्स शेयर नहीं करेगा, चाइना उसे अपनी मार्केट में एंटर नहीं करने देता। और सबसे बड़ी बात, जो आईपी थेफ्ट होता है वो वैसे भी चाइना करता ही आया है। जैसे ही यूएसए कोई भी प्रोडक्ट बनाता है या अदर कोई भी कंट्री कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, उन्हें इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस भी होता आया है प्रीवियस ईयर्स में, कि जैसे ही वो कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, कुछ भी नया बनाते हैं, चाइना उसका आईपी थेफ्ट करके उसका कॉपीड डिजाइन कर देता है, कॉपीड प्रोडक्ट, और उससे सस्ते में सेल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उन कंट्रीज को बहुत ज्यादा लॉस होता है। और सबसे मेन बात कि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, डिक्टेटरशिप होने के कारण वहां सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और डिक्टेटरशिप होने के कारण आप वहां पर केस भी नहीं कर सकते इन कंपनीज के अगेंस्ट, क्योंकि वो कंट्रीज ऐसी कंपनीज को फेवर करती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज ही उनको अदर कंट्रीज में स्टैंड करने में हेल्प करती है, उसे जीतने में मदद करती है कंपटीशन के अंदर। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, अगर उनके अंदर कोई भी पर्सन ऐसा करता है, कोई भी कंपनी ऐसा करती है, तो उसके अगेंस्ट केस हो सकता है, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। पर डिक्टेटरशिप के अंदर ये नहीं होता, चाइना के अंदर ये चीज नहीं चलती, आप उसके अगेंस्ट केस तक नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही एप्पल का कोई नया फोन कैलिफोर्निया डिजाइन करता है, उससे मिलते जुलते अलग कंपनीज के फोन वही फीचर्स के साथ चाइना कॉपीड फीचर्स के साथ डिजाइन कर देता है। तो यही वजह है चाइना के आगे जाने की। थर्डली, डेब्ट ट्रैप। चाइना क्या कर रहा है, डेब्ट के जाल में फंसा रहा है अदर कंट्रीज को। ऐसी कंट्रीज जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो कंट्रीज फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, चाइना उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। अब जब सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़े लोन्स ले लेते हैं, पर उन्हें रीपे नहीं कर पाते। और जब वो उन लोन्स को रीपे नहीं कर पाते, तो चाइना को उन्हें अपनी कंट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट यूज के लिए देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज को सर्च करेंगे, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है और उन्हें अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए होता है, तो ये क्या करता है, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उन्हें दे देता है और बाद में उनको फंसा देता है इस सब के बीच और अपनी टेरिटरी को इंक्रीज कर लेता है। उनकी कंट्री का जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन का पार्ट होता है, उस पार्ट को वो यूज करने लगता है। अगर बात करें नाइजीरिया, जोम्बिया और केन्या की, इनके साथ यही हुआ कि ये सभी डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं चाइना के। श्रीलंका की बात कर लीजिए, श्रीलंका के साथ भी यही हुआ। श्रीलंका को अपने 2 इंपोर्टेंट पोर्ट चाइना को 99 साल के लिए यूज के लिए देने पड़े, जिसकी वजह से चाइना की पकड़ हमारे इंडियन ओशियन पर बनने लगी है।
और यही वो तरीका है जिसके कारण वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट कर रहा है इंडिया के चारों तरफ, इंडिया को हर तरफ से घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू, ताकि वो इंडिया को इन फ्यूचर अटैक करे और हरा सके। तो अगर इन्हीं इंपोर्टेंट पोर्ट्स की, इन्हीं इंपोर्टेंट जगहों की बात की जाए तो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, चित्तागोंग बांग्लादेश का और जिबोटी अफ्रीका का, इनके ऊपर अब चाइना का कब्जा है। चाइना इनको यूज कर रहा है और श्रीलंका ऑलरेडी कोलंबो और हेम्बनतोता को यूज करने के लिए 99 इयर्स के लिए चाइना को दे चुका है। तो देखिए किस तरह से इंडिया को घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू, अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हर साइड से घेरा हुआ है और अभी नेपाल के साथ जो इश्यू चल रहा है, नेपाल के साथ भी ट्रेड करने के लिए, उसको ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए वो एक रोड बनवा रहा है, जिसकी वजह से नेपाल उसके झांसे में आ चुका है और नेपाल इंडिया के अगेंस्ट हो चुका है उसी की वजह से। और इन फ्यूचर शायद नेपाल के साथ भी यही होने वाला है जो इन कंट्रीज के साथ हुआ। वो अभी नहीं समझ रहा है चाइना की स्ट्रैटेजी को। हम कहीं ना कहीं खुद भी 2014 के बाद इतनी सारी डील्स कर चुके हैं चाइना के साथ कि हम भी कहीं ना कहीं उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अगर बात करें एफडीआई की, तो चाइना का एफडीआई कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियली, उस कैपिटल के लिए भी चाइना के ऊपर बैलेंस्ड है, चाइना के ऊपर बेस्ड है। सोचिए हम चाइना के ऊपर कहां तक निर्भर है। उल्टा अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम चाइना को कई गुना कम एक्सपोर्ट करते हैं जितना चाइना हमें करता है। चाइना कम से कम हम जितना एक्सपोर्ट चाइना को करते हैं उसके 4 टाइम्स हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अभी लास्ट अप्रैल 2019 टू जनवरी 2020 का ही डाटा ले लीजिए, 14.42 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हमने चाइना को किया, जबकि हमने इंपोर्ट किया 57.93 अरब डॉलर का, जो कि इसका 4 टाइम्स है। अगर मार्च की बात की जाए, जो ट्रेडिंग थी चाइना के साथ वो ऑलमोस्ट हमारी बहुत हद तक बंद हो चुकी थी, अदर कंट्रीज की भी बंद हो चुकी थी, बॉर्डर क्लोज होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो उसकी वजह से 11-12% का कुछ नुकसान हुआ है चाइना को। बट अगर हम सिर्फ 2 मंथ्स की बात कर ले, जनवरी और फरवरी की, जनवरी और फरवरी में ही इतना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा वहां पर रहा है। अगर बात करें जनवरी और फरवरी 2020 की, लॉकडाउन होने से जस्ट पहले की, जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स था चाइना के लिए वो था 2.5 अरब डॉलर, जबकि जो हमने इंपोर्ट किया चाइना से वो 9.5 अरब डॉलर का था। तो सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि हम एकदम से बाइकआउट कर दें? नहीं, हमें अपनी नींव को मजबूत करना होगा, पहले खुद आत्मनिर्भर होना होगा और धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ना होगा जिनके बिना हम रह सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज करें। अगर चाइना के प्रोडक्ट्स हम यूज करें तो हम उसे फाइनेंशियली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं और वो उस चीज को हमारे ही अगेंस्ट यूज करने वाला है। यस, वो उन सारे खर्चों को वेपन्स पे करेगा। हमारे आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट कर रहा है, लोग जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उन्हें डेट ट्रैप में फंसा रहा है और हम कहीं ना कहीं इसका शिकार बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो होली और दिवाली हम चाइना के प्रोडक्ट से मनाते हैं, चाइना कभी होली दिवाली सेलिब्रेट नहीं करता। और जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने कलरफुल लाइट्स नहीं जलाई थी, दिए जलाए थे, घी के दिए। तो दोस्तों, हमें अपनी उस परंपरा की तरफ लौटना होगा। अगर हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो इन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी। होली के रंगों का यूज जो हम करते हैं या दिवाली की जो कलरफुल लाइट्स हम यूज करते हैं उनको यूज ना करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। गुलाल और जो दिए हमारे देश के हैं वो हम यूज करेंगे। छोटी छोटी चीजों से इन चीजों को कर सकते हैं हम। और दूसरी चीज, चाइनीज एप्स को डिलीट करने के पीछे मेन रीजन क्या है? चाइनीज एप्स को डिलीट करने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये कि चाइना हमारी जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो उनका गलत इस्तेमाल करता है। इन एप्स के थ्रू जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज हो जाती है चाइना की तरफ और चाइना उसका स्ट्रैटेजी बनाने में हमारे अगेंस्ट यूज करता है और इन इंफॉर्मेशन को टाइम आने पर अदर कंट्रीज को भी सेल कर सकता है। तो दोस्तों, जरूरी है कि हम चाइनीज एप्स का यूज ना करें। और जहां तक बात है टिकटॉक और पबजी की, दोस्तों टिकटॉक और पबजी, टिकटॉक भी क्या कर रहा है? क्रिएटिविटी खत्म कर रहा है। पबजी को अपनी कंट्री में चलने नहीं दिया था शी जिनपिंग ने। पबजी चाइना में यूज नहीं होता। पबजी की जगह एक दूसरी ऐप आई थी, पैट्रियोटिक ऐप, वो चाइना में चली थी। पबजी को चाइना में बैन कर दिया गया। बैन करने की मेन वजह यह हुई कि यंग जनरेशन के अंदर जितना तेजी से क्रिएटिविटी को खत्म करता जा रहा है, उनके जो इंपॉर्टेंट टाइम को वो जो क्रिएटिविटी में लगा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं, उस सारे टाइम को यूज कर लेता है, उनके माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जिससे वो आगे फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाते। तो इस चीज को वो इंटरनली हमारी जनरेशन को खत्म कर रहा है। तो ये डिलीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप करना चाहते हो तो ये कीजिए कि अपने इंपॉर्टेंट टाइम को इंडिया को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में, कुछ नया अचीव करने में लगाइए।
सोचिए हम क्लोथ्स, टॉयज चाइना के यूज करें, क्या हम इंडिया के यूज नहीं कर सकते? शायद थोड़े महंगे होंगे, बट कम से कम ये फाइनेंस जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, कम से कम ये हमारे अगेंस्ट तो यूज नहीं होगा। जो ब्रिटिशर्स ने किया था, यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और ट्रेडिंग करने के बाद हमें अपना गुलाम बना लिया था, सेम एज चाइना करेगा इन फ्यूचर में। वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए हमें बाउंड्री पर भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉलिटिकली भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉलिटिकली भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इकोनॉमिकली जो उसने हमें अपना गुलाम बना लिया। हम देख सकते हैं कितना ज्यादा हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, उसके लिए तो उसने हमें पूरा फुल्ली डिपेंडेंट बना ही लिया है। तो इन सब चीजों से अगर आपको बाहर निकलना है तो ये सब सोचना पड़ेगा कि चाइना अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सोच रहा है, कितना प्लानिंग्स कर रहा है। हमारे इंडिया में फ्री मीडिया है जो क्या करती है कि जो गलत चीजें होती है उन्हें डिस्क्लोज करती है, उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, उसे राइट टू एक्सप्रेस है, वो कुछ भी बोल सकती है, लोग भी कुछ भी बोल सकते हैं। पर डिक्टेटरशिप होने के कारण चाइना में फ्री मीडिया नहीं है, मीडिया तक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती, नहीं बता सकती कि चाइना के अंदर क्या चल रहा है। तो चाइना इस चीज का भी फायदा उठा रहा है। चाइना हमेशा डॉलर के कंपैरिजन में अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करके रखता है, इसे कहते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। इसकी वजह से, उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन होने की वजह से डॉलर के कंपैरिजन में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई रहती है, अदर कंट्रीज में उसकी करेंसी की डिमांड हाई रहती है। की वजह से वो इजीली compete कर पाता है अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स के साथ। और जहां तक बात है ये बाउंड्री पर डिस्प्यूट के बारे में, ये सिर्फ चाइना हमारे साथ नहीं कर रहा। अगर आप न्यूज देखोगे, ताइवान के साथ भी आजकल यही कर रहा है। ताइवान की तरफ से भी बाउंड्री में से घुसपैठ हो रही है, वहां पर ये अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है ताइवान के साथ, और यहाँ हमारे साथ अक्साई चीन के बॉर्डर पर। जबकि अक्साई चीन के बॉर्डर पर ये डिस्प्यूट न जाने कितनी बार चला है और कितनी बार बातचीत हुई है, पर चाइना हमेशा धोखा देता है। तो ये टाइम है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का, कि जो प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करें उन प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे अपनी कंट्री में बनाना शुरू करें, और कम से कम कोशिश करें कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को ना खरीदें। जिन प्रोडक्ट्स को हम मेड इन इंडिया खरीद सकते हैं उन्हें कम से कम चाइना से ना खरीदें, चाइना के प्रोडक्ट्स को ना खरीदें। और लास्टली एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो उन्होंने ये प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसको थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम योजनाएं बना तो रही है पर वो कहां तक कारगर साबित हो रही है, कहां तक वर्क कर रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस चीज में सबसे ज्यादा वर्क कर सकता है कि जो हमारी जनरेशन ऐसी है या जो हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, हम उन्हें स्किलफुल तो बनाएं। तो अगर वो स्किल्ड होंगे तो हम उन्हें स्किल्ड बनाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा है। शायद हमारे पास कैपिटल इतना नहीं है, पर मैन पावर तो हमारे पास बहुत है, जिसका हम यूज करके अपने आप को आगे ला सकते हैं, कंपटीशन में खड़ा कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें जो प्रोग्राम है इफेक्टिवली वर्क कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़ पाए और स्किलफुल बन पाए। तो दोस्तों हम बायकॉट करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स को, बट फुल स्ट्रेटेजी के साथ चाइना के सामने खड़े होंगे। एकदम से बायकॉट करना कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं है, एकदम से बायकॉट नहीं कर सकते, पर जिन चीजों का हमारे पास ऑप्शन है उन चीजों को हम चाइना की यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।